अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप सब? हैकाथॉन 1 फेज 1 and phase 2. सबका हो गया सबमिट? कितने लोग ऐसे जिन्होंने हैकाथॉन 1 फेज 1 सबमिट नहीं किया अभी तक? और वॉइस में हैकाथॉन 1 फेज 1 आप लोग अभी तक जितने भी हैकाथॉन बना रहे हैं, आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? आप लोग इंतजार क्या कर रहे हैं कि मेरा हैकाथॉन कंप्लीट हो, फिर उसके बाद में सबमिट कर दें। लेकिन आपको चाहिए क्या था कि डेडलाइन जिस दिन थी, आपका पहले जितना भी हुआ आप क्या करते, वो सबमिट करवा देते कम से कम। वो सबमिट करवाने से क्या होता है कि आपने जितनी मेहनत की, जो चीज़ें बनाई, उसके बिहाफ पे क्या मिल जाते आपको नंबर। अब जिसने स्टार्ट ही नहीं किया वो तो अलग है, वो तो फिर कुछ भी सबमिट नहीं करेगा। लेकिन जिसने स्टार्ट कर दिया, आधे से ज़्यादा या आधा भी बना लिया, तो कम से कम चांसेस क्या आते, पता चल जाता है कि मैं आप लोग की मेहनत कर रहे हैं। बाकी आगे अगर उनको थोड़ा सा और टाइम मिले तो ये बना लेंगे। लेकिन अभी के लिए आप लोगों ने क्या किया, अगर सबमिट ही नहीं किया तो सबमिट ना करने का मतलब है कि 0 मार्क्स। और शायद अमीन भाई की वॉइस मैसेज आप तक पहुंचाओ कि जो जिन लोगों ने असाइनमेंट जो है सबमिट नहीं कर रहे, उनका क्या करेंगे? फेल होंगे वो। और मैं आपको एक बात बताना चलूँ कि ये जो टाइम चल रहा है ना आप लोगों का, इसको इस तरह मत समझिएगा कि क्वार्टर 3 में हम फेल हुए, हमें प्रमोट कर दिया गया, क्वार्टर 2 में हम फेल हुए तो हमें चांस दे दिया गया, प्रमोट कर दिया गया। क्वार्टर 4 में आप लोगों की क्लास से हेड टेस्ट भी करवा रहे हैं, ग्रुप्स में आप लोग होंगे, जितने कोऑर्डिनेटर्स हैं सारे, वो आपको सेशंस भी दे रहे हैं। उसके अलावा अपनी तरफ से भी लाहौर की काफ़ी फैकल्टी है जो कि ये वाले सेशन दे रही है। तो अगर फिर भी कोई हैकाथॉन नहीं बना रहा तो फिर आगे जाके उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब आप लोग को 2 साल होने वाले हैं, अगर आप देखने के बाद भी सारी चीज़ें तकरीबन आपको बता दी गई, उसके बाद भी अगर आप नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे तो इसमें फिर गलती आप लोगों की है, ना कि इन्वायरमेंट की, पढ़ाया नहीं गया या टीचर्स की। ये आप नहीं कह सकते क्योंकि सारी चीज़ें आपको पहले से बता दी गई हैं। और दूसरी गलती आप लोग क्या कर रहे हैं कि मुझे अभी किसी ने बताया कि आप लोग असाइनमेंट तो बना रहे हैं लेकिन उसके अंदर क्या कर रहे हैं, स्पेक किट को यूज ही नहीं कर रहे। काफ़ी सारे ऐसे, अगर आपने असाइनमेंट बना में दिया लेकिन आपने स्पेक किट वाली अप्रोच यूज नहीं की तो आपकी सबमिशन उसी टाइम कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, हैकाथॉन किस अप्रोच में बनाना था? स्पेक किट पे। अगर स्पेक किट वाली अप्रोच इस्तेमाल ही नहीं करनी होती तो हम क्या कहते हैं, वाइप कोडिंग कर लो, किसी भी एलएलएम को यूज कर लो। लेकिन करना ही क्या था आपने, स्पेक किट। उस स्पेक किट के साथ आप कोई भी, हमारे पास जो CLI बेस्ड इंटरफेस है, CLI बेस्ड इंटरफेस कौन कौन से, क्लाउड, लास्ट टाइम जेमिनी बताया, इसके अलावा लास्ट में मैंने कोई नहीं की, और उसके इंटीग्रेशन भी बताइए किसके साथ, क्लाउड CLI के साथ। और आपको गलती फिर ये कर रहे हैं कि क्लाउड CLI को भी यूज नहीं कर रहे। क्लाउड CLI के हमने आपको काफी सारे एडवांटेज बताए थे कि क्लाउड CLI का एडवांटेज क्या क्या। तो बहरहाल आप लोगों का अभी कौन सा पेज चल रहा है? फेज 2 अनाउंस हो गया था? हाँ, कल सबमिट है। फेज 2 अनाउंस हो गया, कल उसकी डेडलाइन भी है। तो अगर कोई कह रहे हैं कि अभी तक अनाउंस नहीं हुआ तो भाई थोड़ा एक्टिव रहे, जरूर देखें। 17 को क्या देना? अच्छा, आपकी डेडलाइन जो बढ़ी थी वो तो हो गई थी ना? 17, ठीक है। तो जिसको नहीं पता था वो अभी सुन लें, आपके हैकाथॉन 1 फेज 2 की डेडलाइन क्या है? 17। और फेज 2 में है क्या? लास्ट क्लास में पढ़ाया था, डायरेक्ट चैटबॉट जो आपने बुक बनाई है उसी के ऊपर आप वो चीज़, मतलब चैटबॉट बना के इंटीग्रेट कर रहे हो। और मैं फिर बता रहा हूँ कि डायरेक्ट LLM को यूज़ नहीं करना। अप्रोच कौन सी यूज़ करनी है आप लोगों ने? स्पेक किट। स्पेक किट के अंदर और एक और मेन गलती कि अब हमारे पास ना क्यूरीज आ रही हैं, आप लोगों की शायद मुझसे ये भी शिकायत हो सकती है कि मैं ग्रुप्स में जवाब नहीं दे रहा, मैं वैसे जवाब नहीं दे रहा, मैसेज बहुत आ रहे हैं और ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि मैं आपको अलग अलग जवाब दूँ, मैं क्लास की वो सारे जवाब दे दूंगा। आप लोगों की सबसे बड़ी क्यूरी है कि आप लोग गलती क्या कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, हर बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपडेट करवा रहे हैं, लेकिन अप्रोच क्या होनी चाहिए थी? आप कॉन्स्टिट्यूशन कितनी दफा लिखेंगे? सिर्फ एक दफा।
आपने सारी सर्चिंग की, जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर सारी चीज़ें आई, आपने उसके ऊपर रिसर्च की, सारी चीज़ें उसको बताई। कॉन्स्टिट्यूशन कितनी दफ़ा लिखेंगे हम? सिर्फ एक दफ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे फिर हम क्या लिखवा रहे होते हैं? अपनी स्पेसिफिकेशन। और इसके लिए कमांड स्पेक प्लस आपको देता है /sp डॉट कॉन्स्टिट्यूशन, और स्पेसिफिकेशन के लिए sp डॉट स्पेसिफाई। फिर अगर आपने वो जो उसमें स्पेसिफिकेशन लिखी उसको फिर मजीद क्लैरिफाई करवा रहा है, तो उसके लिए कौन सी कमांड थी? /sp डॉट क्लैरिफाई। उसके बाद क्या होता था? हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा याद रखें कितनी दफा बनेगा? बस एक दफा। इसके बाद क्या लिखवाना है हमें? कॉन्स्टिट्यूशन के बाद स्पेसिफिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या आएगी? स्पेसिफिकेशन। और स्पेसिफिकेशन पे आपने सिर्फ ये नहीं करना कि /sp डॉट स्पेसिफिकेशन इस तरह कमांड चला के आगे भेजिए, ऐसा नहीं। स्पेसिफिकेशन में भी आपने उसको कमांड देनी है, उसको बताना है कि आप किस किस हिसाब से स्पेसिफिकेशन डिजाइन करोगे। उसके बाद तीसरी चीज क्या थी? क्लैरिफाई ऑप्शनल है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्पेसिफिकेशन सही लिखी है तो आप ऐसे जाने दें, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मजीद क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, तो कौन सी कमांड है? /क्लैरिफाई। उसके बाद लाइन। जो आपने उसको क्लैरिफाई करवाया उसे क्या बनाएंगे फिर आप? लाइन। लाइन जब उसने बना लिया उसके बाद क्या जनरेट करवाएंगे आप? टास्क। टास्क के बाद implement। और ये वाला फ्लो आप जो भी काम करवा रहे होंगे हर बार चलाएंगे। सिर्फ एक चीज बीच में माइनस कर देंगे, कौन सी वाली? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आप बार बार नहीं लिख पाएंगे, लेकिन स्पेसिफिकेशन, उसके बाद उसको क्लैरिफाई करवाना, उसके बाद प्लान और टास्क, ये आप हर बार करवा रहे होंगे। और उसके अलावा और भी कमांड्स हैं, बाकी आप देखना चाहें तो गिट की कमांड है। उसके अलावा एक और होती है PHR, प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड, ADR है। तो ये सारी कमांड्स आपको कहाँ मिलेंगी? आपकी बुक के अंदर। और शायद हमारी बुक भी अपडेट होगी। जिन्होंने बुक बनाई थी, आप लोग के हैकाथॉन देख के उनको भी मोटिवेशन आ गई, तो उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा मजीद बेहतर कर लिया। और अभी तो आप लोग ये हैकाथॉन 1 पे, आप लोग हैकाथॉन 1 के बाद एक और हैकाथॉन आएगा, हैकाथॉन 2। और उस हैकाथॉन 2 के अंदर कितने पेज है? कितने पेज है देखा है किसी ने? समझा भाई? कितने पेज है हैकाथॉन 2 के अंदर? बता लिया होगा आपने। टोटल पेज कितने थे? 5। तो आप जब ये हैकाथॉन 1 से गुजरेंगे तो हैकाथॉन 2 के बाद, हैकाथॉन 1 कंप्लीट करेंगे चैटबॉट के बाद, आपको एक नया सरप्राइज मिलेगा, हैकाथॉन 2। और उस हैकाथॉन 2 के अंदर भी क्या होगा? 5 मजीद पेज। फिर जब तक आप वो कर रहे होंगे तो शायद अगर आप लोग बचे, इस चीज में सर्वाइव कर गए, फिर आपको क्या मिलेगा? शायद हैकाथॉन 3, या तो फिर देखेंगे उसके बाद। फिर शायद जब तक आप ये करो तब तक शायद रमजान भी आ जाए, और फेब में शायद हमें यहाँ पे 2 साल हो जाएंगे ना। तो ये कि सेलिब्रेट करेगा आपस में कि माशाल्लाह हम सिर्फ 2 साल से क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं बस। ये भी एक जर्नी है। आप लोगों का दुख तो फिर छोटा है, हमारा दुख इससे ज़्यादा बड़ा है। हम 4 साल से पढ़ रहे हैं। कहाँ पे? PIIC में। दुख तो नहीं है, हम चीज़ें सीख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, लेकिन दुख उनके लिए है कि जो सिर्फ पढ़ रहे हैं। हैकाथॉन भी वो क्या कर रहे हैं कि हम किसी तरह फॉर्म के अंदर इसको सबमिट करा दें, वो आगे का कुछ नहीं सोच रहे। उनके जहन में आइडियाज नहीं आ रहे कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ इसके जरिए मैं आउटपुट किस तरह निकलवा सकता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आज के टाइम पे ना हो क्या रहा है, फ्रीलांसिंग कितने लोग करते हैं यहाँ पर? ठीक है। पहले के टाइम पे हमारे पास फ्रीलांसिंग करना थोड़ा सा इजी होता था। तो होता क्या था, AI नहीं थी। जब भी कोई क्लाइंट कोई प्रोजेक्ट क्या करता था, वहाँ पर अपलोड करता था, तो होता क्या था कि सब उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते थे, उसके बिहाफ पे क्या लिखते थे? प्रपोजल। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया, ऐसे हमारे पास इतनी क्या है, हमारे पास एक्सटेंशन हैं, जो कि एक्सटेंशन क्या करती है, उसका प्रपोजल लीड करती है, और विद इन अ सेकेंड क्या कर देती है? प्रपोजल लिख के भी सेंड कर देती है। अब आप मुझे बताएं, इस वाले फेज के अंदर
जब आप अभी तक सिर्फ पढ़ रहे, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं और 50 प्रपोजल चले गए, आप कैसे जी सकते हैं फ्रीलांसिंग? सोचा कभी? पोर्टफोलियो बाकियों के पास भी होगा, पोर्टफोलियो बनाना आज के टाइम में मतलब मुश्किल है। यही से पोर्टफोलियो बनाओ, पोर्टफोलियो किसी का कॉपी कर लो, तो क्या बात है, अपने प्रोजेक्ट भी होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ चले 50 के 50 जिन्होंने प्रपोजल लिखे सब बराबर है, सबका पोर्टफोलियो अच्छा है, आप कैसे विन करोगे इसमें? सोचा कभी? एक हम बोले ना कि हम कम पैसों में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और भी कुछ होंगे, ये हम लोग ये हैं जिन्होंने क्या किया है, फ्रीलांसिंग की मार्केट ज़्यादातर खराब की है। तो हम ये सोचते हैं कि यार गोरा अगर $10,000 ले रहा है तो हम 2,000 में कर देंगे, हमारे लिए 2,000 भी बहुत है। हमने ये वाली चीज़ थोड़ी सी, गोरा भी खुश होता है इसमें कि गोरे गोरे को कितने का करके दे रहे हैं, 10 का, हमसे कितने करवा लेगा 2 में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब 50 प्रपोजल आ गए, आप अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे उसके अंदर? फर्स्ट तरह मैं एक ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ, उसके अंदर मेरे कुछ फीचर्स हैं। अब सब बोल रहे हैं फ्रीलांसिंग के अंदर प्रपोजल के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर लोग अपना प्रपोजल लिखते कैसे हैं कि मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं इस तरह करूंगा, मतलब प्रपोजल के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, उसके बाद करने नहीं करें वो अलग चीज़ें, लेकिन प्रपोजल के अंदर अगर सभी ये लिख रहे हैं, मुझे बताएं कि आप अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सभी कर रहे हैं, सभी कह रहे हैं, यही कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे प्रपोजल लिख रहे हैं, इतने अच्छे प्रपोजल लिख रहे हैं कि जब हम पढ़ते हैं यकीन ही नहीं आता। फिर बिडिंग सब कर रहे हैं, बिडिंग। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम सिर्फ अभी प्रपोजल पढ़ ही रहे होते हैं, एआई क्या करती है, एक जो एक्सटेंशन है 1 सेकंड के अंदर प्रपोजल लिख के भी भेज देती है। अब आप लोग कहें कि फ्रीलांसिंग तो तबाह हो गई है, हमारे लिए फ्रीलांसिंग है ही नहीं, या तो ये करके बैठे, या तो इस तरह ये सोच के बैठे कि एआई हमारी जॉब्स आ जाएगी, स्पेक के अंदर अच्छा काम करके दे रही है। आप बोलो मुझे बुक में पता ही नहीं बुक बनी कैसे, लेकिन मेरी बुक बन गई है, सबने ऐसी किया, यकीन ही नहीं आ रहा होगा कि यार ये मैंने बनाई है, बस आप लोगों ने क्या किया, थोड़ा अच्छे प्रॉम्प्ट दे दिया, आपकी बुक बन के आ गई। मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने जब बुक बनाई, क्या आपको डॉक्यूमेंट आता था? आपको उसके अंदर जितनी चीजें आपने इम्प्लीमेंट की, क्या आपको आती थी? नहीं। किससे बनवाई आप? स्पेक के। और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि क्लाइंट अगर जब भी जॉब पोस्ट कर रहे हैं, जाहिर है वो क्लाइंट क्या ढूंढते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। क्या ढूंढते हैं? अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। सब जहाँ पर बातें कर रहे हो कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, आप कुछ ही टाइम लेके वो सोल्यूशन बना के उसको पेश कर दो कि ये सोल्यूशन मेरे पास है, हम इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। मुझे बताएं कि आज के टाइम पे इस एआई को यूज करके आप कोई भी चीज नहीं बनवा सकते। कितना टाइम लगता है आपको? बहुत कम टाइम लग रहा है। अगर आप उतने ही टाइम में, आधे घंटे के अंदर, 45 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर आप वो सोल्यूशन बना के उसको बोल दो कि ये काम मैंने पहले से किया हुआ है, कि जो आप प्रॉब्लम आपके पास आ रही है ये मैं कर सकता हूँ, ये ना उसका रेफरेंस, इस पर डिस्कशन कर लेते हो। मुझे बताएं क्या जो 50 लोग सिर्फ बातें कर रहे थे और आपने उसका सोल्यूशन बना के दे दिया, अब वो किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? अरे चांसेस ज्यादा है किसके पास आएगा? आप लोगों के पास। तो अगर आप थोड़ा सा बस ना इस तरीके से सोचना शुरू कर दें, एआई हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आएगी। कब नुकसान पहुंचाएगी? जब हम उसको अडॉप्ट नहीं करें। तो आज अब जो हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं, लाहौर की कुछ फैकल्टी है, निशान भाई, जुनेद भाई, हमारे हैकाथॉन 2 के 5 फेज हैं, हम अभी सेकंड पे हैं। उन लोगों ने अभी से क्या करा, 5 के 5 फेज बना भी लिए, जो आप आगे जाके फैब तक कर रहे होंगे, और बहुत अच्छे बनाए। इसको यूज करके बस आपने क्या करना है, आपको तरीका पता होना चाहिए। और हम लोग एक और गलती क्या कर रहे हैं, उनकी गलती आई भी, एक हमारे स्टूडेंट ही है, किसी पेज पे पहुंचे होंगे, वहां पर डॉकर वाला काम है, उस डॉकर ने क्या किया, उनके लैपटॉप की सारी स्पेस क्या कर ली, कंज्यूम कर ली, को 20 जीबी थी। उन्होंने कहा कि स्पेस को खाली कर दो, उनके जितने काम के फोल्डर्स भी थे वो भी एआई ने क्या किया, क्लाउड एआई ने क्या किया, रिमूव कर दी।
आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं कि क्लाउड एआई को कौन से मोड पे लगा के चला कर किसी भी एआई को किस मोड पे चला रहे हैं, योनो मोड पे। मतलब हम इतने सुस्त हो गए हैं कि हम उसको यस यस भी नहीं कर रहे, हम उसको योनो मोड पे लगा के छोड़ दिया। अब उन्होंने बोला कि स्पेस क्या कर दो, खाली कर दो, योनो मोड पे लगाओ तुम कभी, उससे इजाजत ही नहीं ली, चला दिया आरएम की कमांड, वैसा सारा समझ। इसलिए मैंने कहा था जेमिनी सेलाई क्लास में कि कभी ये ना करना कि योनो मोड पे लगा के उसको कमांड देके चले जाओ, वापस अगर आओ तो आपको सिस्टम उड़ाओ, हो सकता है। तो ये कम से कम इतनी मेहनत कर लें, अगर स्पेक्ट्रम ड्रिवन डेवलपमेंट में करें, कोड आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, हमारा टास्क ये है ही नहीं। अभी भी मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट आ रहे, यही भी मुझे स्टूडेंट्स नहीं बताया कि कोई बोल रहा है कि यार अपनी रेपो का लिंक भेज दो, हमें क्लोन करनी है, आपने पहले से किया हुआ है। आप अच्छा अपनी क्लोन नहीं, उन्होंने नहीं बताया कि क्लोन नहीं करे तो कम से कम जो आपने चैप्टर्स लिखवाए वो चैप्टर्स भेज दो। अगर इसी तरह करवाना होता तो हम आपको ये नहीं कहते कि भाई कोडिंग कर लो। आप लोगों ने मैनुअली कोई काम नहीं करना, आप लोगों ने कोड के अंदर छोटी सी चेंजिंग भी हाथ से नहीं करनी। किसके थ्रू करनी है? प्रॉम्प्ट के जरिए। सारी चीजें आप प्रॉम्प्ट को बताओगे, अपनी स्पेसिफिकेशन लिखवाओगे, वो आपका काम कर रहा होगा। अगर आप मैनुअली जाके खुद काम करने लगे तो फायदा हमारे, तो जो हम आपको कह रहे हैं जिस अप्रोच को आपने अडॉप्ट करना है वो आप कर ही नहीं रहे। तो ये गलती नहीं करें और कोशिश करें कि अपना प्रोजेक्ट बनाएं। अगर आपने किसी का क्लोन किया होगा तो आप चेकिंग के टाइम पर जाएंगे। आज हम चेकिंग भी स्टार्ट करेंगे। शायद हमारी हैकाथॉन 1 की चेकिंग होगी, शायद हम फिजिकल क्लास में भी करें, और जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, सर अमीन आते हैं ऑनलाइन क्लास में, ऑनलाइन आप लोग आके अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं, तो इसी तरह हम आपके प्रोजेक्ट भी इसी वीक से चेक करेंगे। कौन कौन चेक करेगा? सर अब्दा और क्लास के कोऑर्डिनेटर्स, हमें भी होगा जाहिर है। हम लोग आपके असाइनमेंट जो आपने बनाया, जो सबमिट किया, वो आप लोग आके प्रेजेंट करेंगे, और उसी प्रेजेंटेशन के दौरान हम आपकी क्या कर रहे होंगे? मार्किंग। और इसके नहीं हुए उसका क्या है? 0 मार्क्स। तो बस ये याद रखें, अभी जो असाइनमेंट को सीरियस नहीं ले रहा, मैं एक बहुत छोटा सा एक आपको बात बता रहा हूँ कि ये असाइनमेंट जो आप नहीं बना रहे, ये असाइनमेंट ना बनाना आपकी फाइनल सर्टिफिकेशन के अंदर रुकावट आ सकता है। तो अगर किसी ने पिछले 1.5-2 साल लगा दिए, अभी भी वो चीज़ को सीरियस नहीं ले रहा कि मैं सीरियस नहीं लूंगा तो मुझे इस तरह कोर्स खत्म हो जाएगा, ये सारी चीज़ें, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये वाली चीज़ आपकी लास्ट सर्टिफिकेशन के अंदर अच्छी खासी रुकावट पैदा कर सकता है। तो जो लोग सीरियस नहीं ले रहे वो बराए करम इसको सीरियस ले लें। और हैकाथॉन फेज 1 अब निकल गया, लेकिन बनाना आपने फिर भी किसके साथ बनाए? फेज 2 के साथ बनाए, क्योंकि जो चैटबॉट आप इंटीग्रेट करेंगे वो किसके साथ करेंगे? फेज 1 के साथ। और दूसरी चीज कि अगर आपका ना डेडलाइन से पहले पहले 50, 70, 80% जितना हुआ करें वो सबमिट करें, क्योंकि अगर एक बार फॉर्म बंद हो गया तो आपकी मार्किंग कितनी होगी? 0। तो आज का टॉपिक जो हमारा है, टॉपिक पता है आज का? नहीं, आज का हमारा टॉपिक है फास्ट सीपीआई। तो हमारे पास एक फिर हम फास्ट सीपीआई को ना इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सारी चीजें बताएंगे आपको जरूर, लेकिन फास्ट सीपीआई किसके लिए होती है ज्यादातर? अरे फास्ट सीपीआई का आइडिया कितने लोगों को पहले तो बताए ताकि हम देख के, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने चैटबॉट बनाना है, उस चैटबॉट के अंदर भी क्या यूज हो रही है? फास्ट सीपीआई। तो फास्ट सीपीआई आपको समझ आना कम से कम लाजमी। तो फास्ट सीपीआई किससे यूज होती है, कौन बताएगा? सही समी भाई, फास्ट सीपीआई क्या होती है? क्या होती है? ठीक है, आप सबने नेक्स्ट पढ़ी हुई क्वार्टर 2 पढ़ के आए सारे। तो क्वार्टर 2 हमारा क्या था? नेक्स्ट जेएस के अंदर ना हमने एक और चीज पढ़ी थी। नेक्स्ट जेएस कौन सा फ्रेमवर्क था? फुल स्टैक फ्रेमवर्क था। हम उसके अंदर क्या कर सकते थे? अपना फ्रंट एंड भी डिजाइन कर सकते हैं, और उसमें हम बैकएंड का कोड भी लिख सकते हैं। और बैकएंड के कोड के अंदर हम क्या बना रहे होते थे? ज्यादातर अपनी एपीआईस। अभी के लिए ना हम स्टार्ट करते हैं
तो ये हमारी कोई 2-3 क्लासों का एजेंडा है। अभी तक जो आपके कोर्स में सबसे बड़ी मिसिंग चीज़ थी, वो क्या थी? सबसे पहले हमारा बैकएंड मिसिंग था, और उसके अलावा जो मेन मेन चीज़ है, वो था आपका डेटाबेस। हमने अभी तक कोई डेटाबेस कवर नहीं किया। शायद आप लोगों को बताया हो, कभी आप लोगों ने नाम सुना हो, फायरबेस होता है हमारे पास, इसके अलावा सुपरबेस होता है, उसको हम यूज़ करें। लेकिन जो हमारे पास असल डेटाबेसेस है, जिस तरह डेटाबेसेस का भी आपको आइडिया होगा कौन कौन से होते हैं। अभी लास्ट टाइम जो हमने यूज़ किया था, आपको लास्ट टाइम मैंने वेक्टर डेटाबेस समझाया था, जैसे बोला सर, वेक्टर डेटाबेस लास्ट टाइम हमारी पूरी क्लास इसी में गई है, पूरा फ्लो मैंने आपको समझाया था, और उसकी डायग्राम भी पता नहीं कहाँ गायब है मेरे पास। तो अगर ऐसा कुछ होता तो आपको डायग्राम दिखा देता। ये देखना, आपको ये सारी चीजें बताई थी, और इसके अंदर ये जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, और ट्रेंड डीबी, ये डेटाबेस किस काम आ रहा था हमारे? ये वाला जो डेटाबेस था, ये हमारे किस काम आ रहा था? वेक्टर्स, हमारे पास जो एम्बेडिंग्स है उनको स्टोर करने के लिए। और इस डेटाबेस की टाइप क्या थी? ये कौन सा डेटाबेस था? वेक्टर डेटाबेस। हम जो भी अपनी एम्बेडिंग्स को क्या करेंगे, जो भी एम्बेडिंग्स क्रिएट करेंगे वो इसके अंदर स्टोर करेंगे। अब अगर मैं आपसे सवाल कर लूँ, आप ये अभी एक चैटबॉट बनाने लगेंगे, मैं इसको नॉर्मल डेटाबेस के अंदर सबमिट क्यों नहीं कर सकता कि डेटा सारा मैं नॉर्मल डेटाबेस के अंदर जाके ऐड कर दूं? वेक्टर डेटाबेस है, इसी तरह हमारे पास नॉर्मल डेटाबेस होता है, एसक्यूएल होता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं। मैं वेक्टर डेटाबेस के अंदर ही वो सारी एम्बेडिंग सेव कर रहा हूँ, नॉर्मल डीबी के अंदर क्यों नहीं सेव कर रहा हूँ? पता है किसी को? मैं अपने नॉर्मल डीबी के अंदर वो चीजें सेव क्यों नहीं कर रहा, वेक्टर डेटाबेस के अंदर वो चीज सेव क्यों कर रहा हूँ? कौन बताएगा? इंडेक्सिंग नंबर, लेकिन इंडेक्सिंग तो हम वहाँ पे भी जनरेट कर सकते हैं नॉर्मल डेटाबेस के अंदर। और कोई? हमजा भाई, मेरा सवाल ये है कि नॉर्मल डेटाबेस के अंदर और वेक्टर डेटाबेस के अंदर पहले तो फर्क क्या है, ठीक है, और दूसरा ये है कि मैंने जो एम्बेडिंग जनरेट की, वो एम्बेडिंग हम वेक्टर डीबी के अंदर ही स्टोर क्यों करवाते हैं, किसी और डेटाबेस के अंदर स्टोर क्यों नहीं करवाते? आगे बताओगे? चलो, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि वेक्टर डेटाबेस दूसरे डीबी के मुकाबले में एम्बेडिंग्स को सर्च करने में फास्ट होगा, ठीक है। वेक्टर डीबी में लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम चीजें स्टोर किस तरह करते हैं, एम्बेडिंग्स के उस पे, और एक और चीज भी हम बता के गए थे कि नंबर्स को सर्च करना, वो नंबर की सर्चिंग करना हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा फास्ट होता है। तो वेक्टर डेटाबेस जब हम एम्बेडिंग्स क्रिएट करेंगे तो ये क्या होगा, बहुत जल्दी से क्या करेगा, सारी एम्बेडिंग्स को सर्च करके ले आएगा जो हमारी रेलिवेंट क्यूरी होगी। ये भी याद रखें, रेलिवेंट क्यूरी के साथ। लेकिन बाकी जितने डेटाबेस है वेक्टर डीबी के अलावा, उनके पास ऐसी कोई सहूलत नहीं। अब हमने एक चीज तो देख ली, हमने पढ़ा हुआ क्या है, अगर हम सुना, हम लोगों ने अभी तक क्या किया कि अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी, ये क्या है, इसको हम क्या कर लेते हैं, ये क्या हमारा एक क्लाइंट। हमने नेक्स्ट जेएस के अंदर एक चीज पढ़ी कि नेक्स्ट जेएस के ऊपर हम यूआई बहुत अच्छे से बना रहे थे, और नेक्स्ट जेएस किसका फ्रेमवर्क था? नेक्स्ट जेएस किसका फ्रेमवर्क था? रिएक्ट। तो आप लोगों का जो अभी तक पार्ट चला, टाइपस्क्रिप्ट के बाद नेक्स्ट जेएस, इन 2 क्वार्टर के बाद कम से कम हमें कौन सा काम आ गया था? हमें एक फ्रंट एंड की एप्लीकेशन डिजाइन करना आ गई। अब मुझे पता है ये मेरे पास एक क्लाइंट है। क्लाइंट क्या हो सकता है कि
आप लोगों ने एडमिशन लिए थे, गवर्नेंस की वेबसाइट थी, वो वेबसाइट किसके ऊपर बनी हुई थी? वो क्या था हमारे पास? फ्रंट एंड। लेकिन मुझे पता है आप लोग अभी तो बहुत कम रह गए, लेकिन आप लोग स्टार्टिंग में आए कितने थे? 5 लाख। एडमिशन कितने आए थे? 5 लाख। अब मुझे बताएं कि 5 लाख का जो डेटा है, क्या वो मैं किसी नॉर्मल फाइल के अंदर सेव कर रहा हूँ? तो 5 लाख का डेटा गया कहाँ सेव करते हैं हम? डेटा मैंने मैंने कहा कि आप लोग 5 लाख में एडमिशन दिए, उस डेटा की बिहाफ पे मुझे क्या करना था? आप लोगों के टेस्ट लेने थे, हमें आपको आगे एडमिशन देना था, आपके आगे पोर्टल्स के एक्सेस देने थे। तो मुझे क्या करना है? वो डेटा कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर स्टोर करना है कि मैं उसको बार बार क्या कर सकूँ? यूटिलाइज कर सकूँ। तो डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या है? डेटाबेस। तो अभी तक जो हमारी चीज बेसिक थी वो क्या है? ये क्या है? हम जो आज पढ़ रहे होंगे वो क्या है? डेटाबेस हमारे पास आज की क्लास में आ जाएगा या तो फिर नेक्स्ट क्लास। ये आ गया हमारे पास डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है? ये आइडिया कितने लोगों को? हाँ, डेटाबेस क्या होता है? ना डेटा सेव होता है, इस फाइल में कर लो, फाइल को डेटाबेस कह सकते हैं। लेकिन वो क्या होगा? हमारे पास लोकली डेटाबेस होगा। आप किसी फाइल के अंदर अगर किसी चीज को क्रिएट कर लो, आप उसको भी डेटाबेस का नाम दे सकते हैं। लेकिन डेटाबेस की एक डेफिनेशन है, मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ कि आप सिंपल यहाँ पर आए और यहाँ पर सर्च कर लें डेटाबेस डेफिनेशन। इस विकिपीडिया का आर्टिकल खोल लेते हैं। ये रखा। अगर आप फर्स्ट लाइन ही पढ़ेंगे ना आपको समझ आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। इन कंप्यूटिंग अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस क्या है? एक ऑर्गेनाइज क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस के अंदर आप जब भी डेटा रख रहे होंगे वो कौन से फॉर्मेट में रखेंगे? ऑर्गेनाइज वे के अंदर। ऐसा नहीं होगा आपने बोला डेटाबेस मेरे पास है, कभी आप 1 फील्ड भेज दें, कभी 4 फील्ड भेज दें, कभी 5 फील्ड भेज दें, ऐसा नहीं है। डेटाबेस के अंदर क्या फॉलो हो रहा होगा? एक स्ट्रक्चर। और उस स्ट्रक्चर के बिहाफ में हम क्या कर रहे होंगे? उसके अंदर डेटा को ऐड करेंगे, क्योंकि डेटाबेस क्या है? डेटा स्टोर करने के लिए है, लेकिन डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं? ऑर्गेनाइज वे के अंदर हम डेटाबेस के अंदर डेटा सेव कर रहे हो। अब ये वाली चीज तो सही है, लेकिन अगर आप ये वाली लाइन पढ़ें, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या है? डेटाबेस तो हमने समझ लिया कि डेटाबेस क्या है कि ऑर्गेनाइज तरीके से हम डेटाबेस के अंदर डेटा सेव करेंगे। लेकिन जो डीबीएमएस है ये क्या है? क्या डेटाबेस और डीबीएमएस अलग अलग चीज है? क्यूरी आई, जवाब आया कि ये क्या होगा? डेटाबेस को मैनेज करता होगा। तो अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है, क्या डेटाबेस और डीबीएमएस अलग अलग चीज हुई? जी जी जी, ठीक है, बेहतरीन है। अब मैंने आपको क्या कहा कि डेटाबेस क्या है? कि डेटाबेस क्या कर रहा होगा? अपने पास डेटा रखता है कौन से फॉर्मेट के अंदर? एक ऑर्गेनाइज तरीके फॉर्मेट के अंदर। लेकिन क्या बस में डेटाबेस का काम यही होता है मैं उसके ऊपर अंदर डेटा डाल के छोड़ दूं? क्या डेटाबेस के अंदर मैं डिफरेंट टाइप की क्वेरीज कर सकता हूँ? डेटा ऐड करना, डेटा को गेट करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को अपडेट करना। डेटाबेस क्या है? इटसेल्फ एक जगह दी जहां पर आप ऑर्गेनाइज तरीके से अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बस ये याद रखिए, जो डेटाबेस है हर डेटाबेस के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर जो हमारा नॉर्मल डेटाबेस है एसक्यूएल रिलेशनल, उनके ऊपर एक लेयर होती है। उस लेयर को हम क्या कहते हैं? उस लेयर को हम क्या कहते हैं? डीबीएमएस। डीबीएमएस का काम क्या होता है कि अब अगर मुझे अपने डेटाबेस के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाने, तो वो कौन करवा रहा होगा? हमारा डीबीएमएस। डीबीएमएस के पास काफी टाइप की क्वेरीज होती है, एसक्यूएल के अलग, नो एसक्यूएल के अलग। उन क्यूरीज के बिहाफ पे वो डेटाबेस से क्या कर रहा होगा? कम्युनिकेट। तो अब मुझे बताएं आपसी सवाल है फीमेल वाली साइड से, मेल वाले तो उनको शायद डेटाबेस आता है। डेटाबेस क्या है? जहां पर डेटा स्टोर होगा। डीबीएमएस क्या है? कि हमारे डेटाबेस से बात करेगा। जो डीबीएमएस है वो लेयर किसकी है? लेयर किसके ऊपर है? डेटाबेस के ऊपर।
तो अब जब भी मैं कोई क्यूरी करूंगा वो डायरेक्ट डेटाबेस के पास जाएगी या पहले डीबीएमएस के पास जाएगी? इसके पास जाएगी डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या कर रहा होगा? वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कैसे कर रहा होगा? डेटा बेस से, और जो भी हमारा डेटा होगा वो हमें लाके बता देगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कभी भी क्लाइंट डायरेक्ट, यहाँ पर हमारा जो क्लाइंट है, हम ऐसा नहीं करते कि हमारा डायरेक्ट क्लाइंट आके किससे बात करे? ये एक बैड अप्रोच। अब बैड अप्रोच क्यों है? क्लाइंट साइड सबके पास अवेलेबल होता है। क्लाइंट साइड से हम डेटाबेस को कॉल इसलिए नहीं करते कि हमारे पास क्या होते हैं, काफी ज्यादा सिक्योरिटी के इशू। क्लाइंट साइड पे सिक्योरिटी कम होती है बनिस्बत किसके? सर्वर के। अगर आप सर्वर बना रहे हैं, सर्वर के ऊपर आप बहुत सारे सिक्योरिटी वाले फीचर ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट के ऊपर आप इतनी सिक्योरिटी ऐड नहीं कर सकते। तो हम ये रिस्क कभी लेते ही नहीं है कि क्लाइंट से डायरेक्ट हम कॉल करें किसको? डीबीएमएस, डेटाबेस। अब ये जो हमने डेटाबेस अभी देखा, डेटाबेस कौन कौन से होते हैं हमारे पास? सबसे पहले तो हमारे पास होते हैं, तो यहां पर अगर लिख देते, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन से डेटाबेस होते हैं? एसक्यूएल। अब एसक्यूएल के अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस आ सकते हैं। हम जो आगे जाके कवर कर रहे होंगे वो कौन सा है? आप लोगों को पता है आप लोगों के रिक्वायरमेंट के अंदर डेटाबेस कौन सा है? आप जो अभी चैटबॉट बनाएंगे, उस चैटबॉट के अंदर ना एक रिक्वायरमेंट है ऑथेंटिकेशन की, साइन इन साइन अप। उसके लिए आपने यूज क्या करना है? बेटर और उसमें अगर आप देखेंगे वहां पर एक डेटाबेस भी लिखा हो, नियॉन डेटाबेस। तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल के अंदर हमारे पास काफी सारे डेटाबेसेस आते हैं, जैसे कि हमारे पास एक नाम है काफी फेमस, पोस्टग्रेस। आपने नाम सुना होगा, इसकी स्पेलिंग अगर हम वेरीफाई कर लें, ये कंट्रोल जेड और यहाँ पर आगे पोस्टग्रेस, सही, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कुछ डेटाबेस होते हैं, ये तो हो गया एसक्यूएल। इसी तरह हमारे पास कुछ डेटाबेसेस होते हैं नॉन रिलेशनल। इसके अंदर कौन कौन से डेटाबेस आते हैं? काफी सारे हैं, लेकिन एक जो बहुत फेमस नाम है आप लोगों ने सुना होगा, मोंगोडीबी। इसी तरह हमारे पास और डिफरेंट डेटाबेस होते हैं, वेक्टर डेटाबेस। और इस वेक्टर डेटाबेस के अंदर कौन कौन सा आता है? हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, इसके अलावा भी और काफी सारे, लेकिन हमने जो देखा वो कौन सा था? हमारे पास तीन तरह की कैटेगरी है। पहला डेटाबेस कौन सा हमारे पास? एसक्यूएल। दूसरा कौन सा हमारे पास? नॉन रिलेशनल डीबी। और तीसरा कौन सा हमारे पास? वेक्टर डेटाबेस। आप लोगों को पता है एसक्यूएल डेटाबेस किस तरह काम करता है? एसक्यूएल डेटाबेस का आइडिया, अभी हम लोग कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे इन तीनों में से? इन तीनों में से हम कौन कौन से डेटाबेस यूज करेंगे? हम वेक्टर डीबी भी यूज करेंगे, और कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे हम लोग? एसक्यूएल डेटाबेस। अब एसक्यूएल के अंदर हम कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? पोस्टग्रेस। और एक हमारे पास डेटाबेस है जो ये वाली सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? नियॉन। अगर आप यहां पर आकर सर्च करें नियॉन डेटाबेस, अगर आप देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है? नियॉन सर्वरलेस पोस्टग्रेस। अब डेटाबेसेस के अंदर बस एक चीज याद रखें, डेटाबेस कौन कौन से हो सकता है हमारे पास? ये वाला जो डेटाबेस है, इसकी सर डेटाबेस कौन सा है वाला? पोस्टग्रेस। लेकिन नियॉन क्या है? पोस्टग्रेस तो हम डायरेक्ट इंस्टॉल करके चला सकते हैं, ये नियॉन क्या कर रहा है? क्या कौन बताएगा?
मैंने क्या कहा कि पोस्टग्रेस डेटाबेस, अब वो आइडिया है, वैसे हम अपने पास डेटाबेस को लोकली भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन लोकल सेटअप करने वाला प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बिगिनर्स के लिए वो रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर किसी को आता हो पोस्टग्रेस, पीजी एडमिन, ये सारी चीज़ें किसी को आती हो, तो वो लास्ट में इस वाली चीज़ को सेटअप लोकली सेटअप करें और उसको यूज़ करें। अब मुझे पता है ये जो नियॉन है, यूज़ कौन से डेटाबेस को कर रहे हैं, कौन से डेटाबेस को कर रहे हैं, पोस्टग्रेस। और पोस्टग्रेस कौन सा डेटाबेस है, एसक्यूएल। अब मुझे ये बताएं ये नियॉन क्या है। हम डायरेक्ट पोस्टग्रेस से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे, यूज तो पोस्टग्रेस को ही कर रहे हैं। नियॉन क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है। नियॉन क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आपको क्या दे रहा है कि आप पोस्टग्रेस के अपने डेटाबेसेस क्रिएट करो, और वो डेटाबेसेस डिप्लॉय कहां पर होंगे, आपके क्लाउड के ऊपर। तो आपको ये करने की नीड नहीं है कि आप अपने पास लोकली सारी चीजें सेटअप करें फिर उसको चेक कर रहे हो। जब आप यहाँ पर डीबी बनाएंगे, स्टार्टिंग में फ्री वाला वर्जन मिलेगा आपको, आपका वाला डेटाबेस कहाँ पर डिप्लॉय हुआ होगा, किसी सर्वर में। और ये सारे सर्वर पे डिप्लॉयमेंट वाले काम कौन कर रहा है आपके लिए, योन। और एंड में आपको क्या दे देगा, एक यूआरएल। आप उस यूआरएल के थ्रू अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों ने अगर पर्टेंट सेटअप किया है, तो पर्टेंट भी आपको क्या देता है आखिर में, जब आप ये वेक्टर डेटाबेस सेटअप कर ले, तो ये भी आखिर में आपको कनेक्शन के लिए क्या देता है, कनेक्शन स्ट्रिंग। क्या देता है, कनेक्शन स्ट्रिंग। आप उस कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो कितने टाइप का डेटाबेस देख लिया हमने, एसक्यूएल, उसके बाद नॉन रिलेशनल डीबी, वेक्टर डेटाबेस। अभी तक आपको सिर्फ ये पता है वेक्टर डेटाबेस के अंदर डेटा कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, कौन सी फॉर्म में होता है, एम्बेडिंग सी फॉर्म। कौन सी फॉर्म में होता है, एम्बेडिंग सी फॉर्म। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एसक्यूएल के अंदर डेटा कौन से फॉर्म के अंदर स्टोर होता है, हाँ, टेबल्स और कॉलम। एसक्यूएल के अंदर डेटा कौन सी फॉर्म के अंदर स्टोर होते हैं, टेबल्स की फॉर्म। और टेबल्स क्या होते हैं, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को उर्दू में क्या कहते हैं, थोड़ा मुश्किल सा लफ्ज, मजमुआ शायद, रो और कॉलम का मजमुआ। ये हमारे एक बहुत पुराने टीचर थे जिनसे हमने मैट्रिक के अंदर थ्योरम पढ़े थे। थ्योरम आप सबने पढ़े होंगे, नाइन के अंदर रखे। वो हमें थ्योरम हमारे टीचर ने बताया उर्दू में पढ़ाए थे, और वो हमें इंग्लिश में समझ नहीं आते थे, और उर्दू में वो इतने अजीब अजीब से अल्फाज इस्तेमाल करते थे। उस टाइम समझ आ गया था कि हमारी उर्दू भी काफी कमजोर है। तो बहरहाल नियॉन क्या है, बस एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, पोस्टग्रेस डीबी। और उस डीबी की सर्विस कौन दे रहा होगा, वो आपका डीबी डिप्लॉय का होगा किसी ना किसी क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर। और हमें अगर उस डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो हमें क्या चाहिए, बस एक कनेक्शन स्ट्रिंग। और मैंने आपको बताया एसक्यूएल के अंदर डेटा कौन सी फॉर्म में जाता है, कौन सी फॉर्म में जाते हैं, पोस्टग्रेस में जाते ही है। कौन सी फॉर्म में, पोस्टग्रेस के अंदर डेटा कौन सी फॉर्म के अंदर स्टोर होता है, टेबल्स की फॉर्म, टेबल्स की फॉर्म। तो अगर आप कभी भी यहाँ पर डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो टेबल किस तरह दिखता है कि फर्स्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अभी के लिए तीन चीजें दिखाना चाह रहा हूँ, आईडी, नेम और चले एज कर लेते हैं, और क्या कर लेते हैं, ईमेल। चार चीजें करनी। अब होगा क्या, जब भी ये डेटा स्टोर होगा, सेल्स को हटाते हैं हम, डिलीट, और यहां से अब जब भी ये डेटा मुझे स्टोर करना होगा, स्टोर कौन सी फॉर्म के अंदर होगा, आईडी, तो टेबल की फॉर्म में। तो टेबल किस तरह बना होगा, यहाँ पर टेबल किस तरह होते हैं, अच्छा ये गलत ले लिया, यहाँ पर हमारे पास कॉलम होंगे डिफरेंट, और इसको यहाँ से ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, आईडी। दूसरा कॉलम कौन सा होगा, नेम, यहां पर आके नेम। तीसरा क्या है, एज, और चौथा कौन सा है,
ठीक है, ये मेरे डेटाबेस का जो भी मैं एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, एसक्यूएल डेटाबेस का फॉर्मेट कौन सा होगा, हमेशा जब भी मैं डेटा स्टोर करूंगा वो डेटा कौन से फॉर्म के अंदर जाएगा, टेबल्स के फॉर्म में। और टेबल्स होते किस तरह, रो और कॉलम। मुझे बताइए इस टेबल के अंदर अभी के लिए कितने कॉलम, कितने कॉलम है, 4। रो कितनी अभी के लिए, एक ही। तो जब भी नया डेटा आएगा यहाँ पर क्या क्रिएट होगी, हमेशा एक नई रो। यहाँ पर मैं आया, तो अब जब भी यहाँ पर मुझे डेटा ऐड करना होगा, फर्स्ट करें कि आपको एडमिशन भी लेना है, मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन किस तरह स्टोर होगी, यहाँ पर आईडी आएगी सबसे पहले, वन। नेम आ जाएगा यहाँ पर, अपने नाम लिख लेता हूँ अली। एज क्या आ जाएगी यहाँ पर, एज भी लिख लेते हैं। उसके अलावा ईमेल। अब ईमेल में यहाँ पर किस तरह लिखूँ कि ali@.com कर देना, समझ जाइएगा। ठीक है, ये मेरी ईमेल आ गई। अब ये तो ठीक है, हमने क्या किया कि पोस्टग्रेस डेटाबेस क्या है, टेबल्स की फॉर्म में डेटा जाता है, वो जाके हमारे डीबी के अंदर जाके सेव हो जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर ना हमारे पास आगे जाके काफी परेशानियां भी आ रही। मुझे बताएं, डेटाबेस के अंदर ये जो आईडी है, ये आईडी हमेशा क्या होनी चाहिए, आईडी हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिक। अगर मैं आके इस डेटा को कोशिश करूं कि दोबारा से ये सेम डेटा यहाँ पर ऐड कर दूं, सबको कॉपी करें यहाँ से और यहीं पर कर लें, ये आ गया मेरा सेम डेटा दोबारा से। मुझे बताएं, क्या कभी भी मैं अपने डेटाबेस को अलाउ करूंगा कि आप ऐसी क्वेरी इसके ऊपर दोबारा परफॉर्म करें? अगर मैंने ID1 नेम अली, सब चीजें ठीक है, लेकिन हमें यूनिक क्या चाहिए इसके अंदर, दो चीजें। हम कौन सी, एक तो आईडी, दूसरी चीज ईमेल। ईमेल भी अगर हमारे डेटाबेस के अंदर एक दफा आ गई, दोबारा से सेम ईमेल डेटाबेस के अंदर नहीं आनी चाहिए। फर्स्ट करें आपने डेटाबेस डिजाइन करते हुए ये चीज सोची नहीं, क्या होगा, अब कोई भी आके मल्टीपल सेम तरह की आईडी को जनरेट करवा सकते हैं। फर्स्ट करें कि कोड से निकालना था हमें किसको, आरिफ भाई, आप निकाल दीजिए, रिकॉर्डिंग कौन करेगा। फर्स्ट करें हमें कोड से निकालना था आरिफ भाई को, लेकिन आरिफ भाई की आईडी और समी की आईडी मैच कर दी। आरिफ भाई वहीं बैठे रहे, समी को निकाल दिया हमने, एक बड़ा मसला है। इसी तरह अगर हमारे पास सेम तरह की ईमेल दोबारा आना शुरू हो, एक ईमेल डेटाबेस के अंदर 2 दफा आ गई रजिस्ट्रेशन के टाइम, क्या होगा, क्या होगा। अब अगर मैं दोबारा से साइन अप कर रहा हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ, तो क्या लॉगिन करते हुए मैं हर्डल फेस करूंगा, क्यों करेंगे, क्योंकि मेरे डेटाबेस के अंदर एक यूजर अलग अलग है, लेकिन ईमेल क्या है, 2। अब उसको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी यूजर को लॉगिन करना है। तो इस वजह से हम हमेशा क्या रखेंगे, जब भी डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो, तो हम क्या सोच रखेंगे कि ये जो आईडी है, ये आईडी क्या होनी चाहिए, हमेशा यूनिक। तो ये वाली जो आईडी है एसक्यूएल के अंदर, आप इसको बताते हो यहाँ पर आके एक चीज कहलाती है प्राइमरी की। प्राइमरी की का क्या मतलब, अब ये वाली जो आईडी है, ये कभी भी सेम नाम से डेटाबेस के अंदर दोबारा से नहीं आ सकती। और अगर हमने प्राइमरी की बता दिया तो एसक्यूएल डेटाबेस अब आईडी भी क्या कर देगा, ऑटोमेटिक को जनरेट कर देगा। अब मुझे पता है यहाँ पर ID1 है, अब अगर मैं कोई दूसरा डेटा ऐड कर रहा हूँ, उसकी आईडी क्या मुझे बताने की नीड है, नहीं। मैं सिर्फ क्या बताऊंगा, अच्छा यहाँ पर मैं सिर्फ क्या बताऊंगा कि जो मेरा डेटा है यहाँ पर, फर्स्ट कर लेते हैं, हम कर लेते हैं समी। समी का नाम लेके ना वो याद आ रहा है, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, वो एक बहुत चल रहा था समी वर्सेस मोइस, देखा ना। लड़कियों का पता नहीं, लेकिन लड़कों ने जरूर देखा होगा। वो बेचारा इतने चमाट खाने के बाद कुर्सी पे आया और उसने पहला चमाट खुद मार दी, तो क्या हुआ, उसकी बारी दोबारा से आ गई, वो लूप चल गया फिर वहां। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मैंने ये जो हमारा डेटाबेस है, इसकी आईडी को क्या बता दिया मैंने, ये आईडी क्या हमारी प्राइमरी की।
अब प्राइमरी की का क्या मतलब कि एक तो ये यूनिक होगी, डेटाबेस में दोबारा से आ नहीं सकती। अब जब मैंने डेटा ऐड किया, क्या ये आईडी मैंने बताई? क्या ये आईडी मैंने बताई? नहीं। तो क्या होगा, जब प्राइमरी की वो देखेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर इसको आईडी का सजेस्ट कर देगा। आईडी हम खुद भी बता सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली जनरेट करवा सकते हैं। इसके लिए हम आगे जाके ना, जब ये एसक्यूएल वाली चीज़ को क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, हमारे पास एक चीज़ चलाती है एसक्यूएल मॉडल, उसको यूज़ करोगे। और मुझे एक और चीज़ बताया, हमने आपको बहुत डिटेल में तो नहीं लेकिन पढ़ाई जरूर है, पाइडेंटिक। पाइडेंटिक का नाम सुना हुआ है आपने? सुना ही होगा, एजेंट एग्जीक्यूटिव में भरे हुए सवाल उसके। तो अब हम फास्ट ईपीए के साथ क्या यूज़ कर रहे होंगे? पाइडेंटिक यूज़ कर रहे होंगे। और जो मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि एसक्यूएल मॉडल हम यूज़ करेंगे। एसक्यूएल मॉडल अपने पास क्या यूज़ कर रहे हैं? पाइडेंटिक। टेबल्स जो हम बता रहे हैं कि टेबल्स के अंदर ये डेटा जाए, टेबल्स भी जनरेट करा होगा, उसके बाद सी पावर है, और उसके अलावा वो क्या कर सकता है, उसके बाद पाइडेंटिक को भी यूज़ करें तो हमारे डेटा को वैलिडेट भी कर सकता है। पाइडेंटिक का मेन काम क्या था कि वैलिडेशन। अब मुझे बताएं, आईडी को तो हमने कर लिया, आईडी हमारी सॉर्ट हो गई। ईमेल का क्या करें? ईमेल का क्या करें? क्या ईमेल को मैं प्राइमरी की को भी बता सकता हूँ? नहीं। ईमेल क्या मैं डेटाबेस पे छोड़ सकता हूँ, डेटाबेस को जनरेट कर लें? अभी भी नहीं। ईमेल तो मैं किससे पूछूंगा? यूजर से। लेकिन मेरा टास्क क्या है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब भी यूजर आके इस डेटाबेस के अंदर कोई चीज ऐड करे, वो पहले से चेक कर ले क्या ये डेटाबेस के अंदर ये वाली चीज मौजूद है कि नहीं। अगर वो चीज मौजूद होगी तो वो डेटाबेस के अंदर कभी भी क्यूरी नहीं करेगा, लेकिन अगर वो चीज मौजूद नहीं है तो डेटाबेस के अंदर क्यूरी करना अलाउ कर दे। इस पॉइंट पे क्या करें? इस पॉइंट पे क्या करें? अगर मुझे बताना है कि मेरे पास ईमेल हमेशा क्या होगी, डुप्लीकेट नहीं आ सकती। तो इसी के अंदर एक चीज होती है यूनिक। अगर मैंने इस डेटाबेस को आगे बता दिया कि जो ईमेल वाली फील्ड है, इस ईमेल वाली जो हमारे पास कॉलम है, इसके अंदर जितनी भी फील्ड आएंगी हमेशा क्या होगी? यूनिक। तो कभी भी सेम नाम से उसको दोबारा से ऐड करने नहीं देंगे। अब एक और परेशानी, मैंने आपको क्या कहा कि एसक्यूएल मॉडल के अंदर हम एक चीज तो वैलिडेट कर सकते हैं कि यूजर ने कुछ डाला कि नहीं। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि जब भी कोई यूजर आके क्यूरी करे, हमारा एसक्यूएल मॉडल क्या चेक कर लेगा कि ये फील्ड क्या हो, एम्प्टी ना हो। क्या मैंने क्या लगाई कंडीशन, क्या लगाई? आप लोग ये बताएंगे इसका जवाब। मैंने कंडीशन क्या लगाई एसक्यूएल मॉडल के ऊपर कि जब भी मैं आके नेम की फील्ड ऐड करूं, नेम की फील्ड क्या हो, एम्प्टी ना हो। सही है। तो अब मेरे पास एरर क्या आएगा, जब मैं ये फील्ड खाली भेज दूंगा, एरर आ जाएगा कि ये वाली फील्ड ऐड नहीं हुई। लेकिन हमें जब डेटाबेस डिजाइन कर रहे होते हैं, हम हर चीज के बारे में सोचते हैं। कोई यूजर आए, वो सिर्फ यहाँ पर ए डाल के चले जाए। कोई यूजर आया, उसने नेम की फील्ड में सिर्फ क्या डाल दिया, ए। मुझे बताइए क्या ये करेक्ट नाम है? नाम कम से कम कितने करेक्टर्स होना चाहिए था? कितने करेक्टर्स होना चाहिए था? 3। तो मुझे क्या बताना पड़ता है इसके ऊपर? हमारे पास एक चीज है, मैं क्या बताता है, कम से कम जो करेक्टर की लेंथ है, मैं क्या बताता है इसकी मिनिमम लेंथ कितनी होती है? 3। ये तो हमने कर लिया कि मिल लेंथ 3 लगाएंगे। तो अब ये एक करेक्टर नहीं आ सकता, मुझे कम से कम कितने करेक्टर बताना है? 3। लेकिन हम फिर डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं, हम हर चीज सोचेंगे। 3 करेक्टर्स वाली हमने लिमिट लगाई, यूजर हमारा हो सकता है बुरा मान गया। उसने क्या किया, यहां पर आया, उसने पूरा ये आर्टिकल कॉपी किया, यहां पर आगे क्या कर दिया, इस नेम की फील्ड में डाल दिया। मैं इस तरह तो नहीं डाल रहा, यहां पर आएगा नहीं, वो आया यहां पर, ये पूरा आर्टिकल कहां पास कर दिया उसने, नेम के अंदर। अब मुझे बताएं क्या मिल लेंथ वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई? मिल लेंथ वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। क्या आपको कितने करेक्टर चाहिए थे? 3। लेकिन आप देखें कि इतना बड़ा नाम होता है। ये तो क्या करे, कोई हैकर है वो डमी टैग्स डाल के चले जाए, लॉरेम इप्सन भर दे मेरा डेटाबेस लॉरेम इप्सन से, हो सकता है। तो इस टाइम पे मैं क्या चेक करूं,
मैं कहूँ कि कम से कम 3 कैरेक्टर तो हो, लेकिन नाम ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही बड़ा हो सकता है। अगर आप अपने सारे जितने भी हमारे अलकाब लगे हुए आ रहे हैं, हम वो सब भी लगा लें, आप देखते होंगे बहुत काफ़ी बड़े बड़े नाम भी होते हैं। तो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर कितने ही हो सकते हैं। एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप क्या देते हैं, सिर्फ कैरेक्टर बता दें 30, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि चले आप मैक्स लेंथ कितनी दे दें, मैक्स लेंथ हम कितनी बता देते हैं, मैक्स लेंथ कितनी कर देते हैं, 50। अब मुझे बताएं, क्या वो जो थोड़ी देर पहले मैंने ये वाला काम किया था, जो मैं आगे पूरा आर्टिकल पेश कर दूं, क्या ये वाला काम अब दोबारा हो सकता है? नहीं। क्यों? क्या अब मैंने लिमिट क्या लगा दी, कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए बस यहाँ पर, 50। इसी तरह एक और चीज, डेटाबेस के अंदर जब मैं कोई भी यूजर नेम लिख रहा हूं, यूजर नेम का केस कौन सा होता है ज्यादातर, स्मॉल केस। लेकिन मैं यूजर से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूंगा कि यूजर कभी आके सही चीज डाले। अब अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं इसकी, आप सारे फेसबुक चलाते हैं, चलाते होंगे, तो शरीफ तो आप भी नहीं है। हमारे कुछ कुछ आवाम होती है, मैं ये तो नहीं बता रहा कौन सी आवाम, लेकिन जो ना अपना नाम भी थोड़ा यूनिक तरीके से रखती है। मिसाल के तौर पे हम समी भाई को ले लेते हैं, अच्छा समी भाई ने सिर्फ नाम भी चले, कोई और नाम यूज कर लेते हैं, वही किसी का नाम तो लेना है, ठीक है। अगर किसी का है भी तो मैं उनको नहीं कह रहा, क्या नाम रखेंगे, वही नाम है सीधा सीधा, वरना ये रखते हैं, लेकिन नाम क्या रखते हैं, पी इस तरह, आर कैपिटल, फिर आई स्मॉल, एन कैपिटल, फिर सी इस तरह, फिर इस तरह, प्रिंस, उसके बाद आएंगे कौन, वहीद भाई, ये ई स्मॉल, ई कैपिटल, फिर डी छोटा, और वो यहां तक भी नहीं रुकते। फिर उसके बाद वो जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ना, कि पी के ऊपर वो थोड़ा सा साइन आ रहा हो, 2 डॉट आ रहे हो, 3 डॉट आ रहे हो, तो मुझे बताएं, अगर मैं इस तरह डेटाबेस के अंदर चीजें ऐड करने लग गया, कल को जब मुझे यूजर दोबारा वैलिडेट करना होगा, मैं किस तरह करूँगा? तो मैं क्या करूंगा, मैं कम से कम डेटाबेस के अंदर इस तरह से चीजें सेव नहीं करूंगा। तो हम क्या करेंगे, ये नाम सेव करने से पहले इसके ऊपर एक क्यूरी चला लेंगे, ये भी एसक्यूएल मॉडल के अंदर होता है, कि आप क्या कर दो, इस सबको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, इसके, तो नाम ही गलत दिखे ना, हम नाम ये डाल दें, पीच इस तरह डालते हैं, और जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि जब हम वापस आए, अब मैं अपना सारा नाम डालू स्मॉल केस के अंदर, अगर मैंने वो चीज़ हैंडल नहीं की, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि क्या है, केस सेंसिटिव, ये वाला नाम कभी भी लोअर केस वाले से मैच नहीं करता। तो बनाने वाले पे ना क्यों नहीं आ रहा, तो बनाने वाले किस पे, कहाँ सर्च करो, बहुत सारे नाम होते हैं, तो क्या करते हैं कि, अच्छा फेसबुक पे ना सिर्फ डेटाबेस वाली गेम नहीं है, फेसबुक पे और भी काफी सारी चीजें लगी हुई, और अगर आप ये पूछो कि हम उससे ये पूछने लग जाओ कि फेसबुक कौन सा डेटाबेस यूज करिए, हो सकता है सवाल है कि फेसबुक, अगर आप मुझसे पूछे फेसबुक गूगल कौन सा डेटाबेस यूज करें, क्या मैं आपको जवाब दे सकता हूँ कभी? लेकिन मुझे पता है क्या ये सवाल भी बनता था, क्या ये सवाल बनता था कि गूगल आके कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा है? क्या गूगल इतनी बड़ी कंपनी को एक डेटाबेस यूज करे हो? नहीं, वो चाहे पोस्टग्रेस भी यूज करे, वो नॉन रिलेशन डेटाबेस भी यूज करे, वो वेक्टर डीबी भी यूज करे, जिस हिसाब से जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जो डेटाबेस जिस चीज में एफिशिएंट है, डेटाबेस हम वही वाले यूज करें। तो लाजमी नहीं है कि आप लोग भी एसक्यूएल यूज करें। कल को अगर आपको स्पीड चाहिए हो, आप नहीं चाह रहे टेबल वाले फॉर्म में डेटा स्टोर करना, आप कौन सी वाली अप्रोच की तरफ जाओगे? नॉन रिलेशन की तरफ। अगर आप एम्बेडिंग्स वाला काम कर रहे हो, आप किस तरफ जाओगे? जाहिर है वेक्टर डीबी की तरफ। आप एम्बेडिंग्स कभी भी एसक्यूएल के अंदर आके सेव नहीं कराओगे, तो आपकी नीड के हिसाब से क्या है, आप काम कराओगे। तो अब ये जो नाम आया, इस नाम को मैं किससे गुजारूंगा? एक बार लोअर केस, अब जो मैं अपने डीबी में नाम सेव करूंगा, वो नाम क्या सेव होगा? इस तरह प्रिंस वही। अगर आप चाहें कोई ऐसी कंडीशन लगा लें कि यहाँ से प्रिंस हट जाए, तो क्या रह जाएगा डेटाबेस में, क्या सेव हो भाई। लेकिन ये हमारे काम नहीं है, हम कभी भी नाम नहीं पढ़ते, हम सिर्फ क्या देखते हैं, हमारा काम क्या है, टेक्स्ट मौजूद है कि नहीं,
हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी वो फुलफिल हो रही है कि नहीं, और उसके अलावा इन चीज़ों में हम नहीं पढ़ेंगे कि क्या नाम रखा है क्या नाम नहीं रखा। तो बहरहाल हम क्या करेंगे, बस एक दफ़ा यहाँ कौन सा केस लगा लेंगे, लोअर केस। ठीक है, इसी तरह एज के ऊपर में हम क्या क्या लगा सकते हैं, अगर आप चाहो तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन लगा लो। एज के अंदर क्या होगा, फर्स्ट और आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें सिर्फ 18 प्लस रिक्वायर्ड है। आप कह लो कि छोटे बच्चे ना आए, आपकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए, 18 साल। तो आप लिमिट क्या लगा सकते हो इसके ऊपर कि मिनिमम वैल्यू क्या हो, 18। और अगर आप एज ब्रैकेट भी लगाना चाह रहे हैं, आपको जॉब पोर्टल बना रहे हैं, जॉब पोर्टल में क्या होता है कि आप नहीं चाह रहे आपकी कंपनी में बच्चे हायर हो जाए, आप वहां पर क्या लगाओ, जो सीवी भेजा है, जो हमारा फॉर्म फिल कर रहा है, उसकी एज कम से कम कितनी हो, 18। उसके अलावा जब आपकी एज ज्यादा हो जाती है तब भी लिमिट लगती है। आप क्या चाह रहे हो, 18 से लेके 50 तक, तो क्या लगाएंगे आप, मेन और मैक्स। या आप एज के ऊपर करवा लें। ईमेल का मैंने क्या बता दिया आपको, ईमेल के ऊपर आप क्या लगा रहे होंगे हमेशा, यूनिक। तो आपके डेटाबेस के अंदर जब भी कोई चीज सेव हो तो यूनिक हो। ये तो था हमारे पास कौन सा वाला, कौन सा डेटाबेस था ये, एसक्यूएल। अब दूसरे डेटाबेस हमारे पास कौन से, जी। अच्छा, वो बहुत लंबी क्वेरी है, वो एक अटैक टाइप के भी होते हैं कि आपने इंजेक्शन लगा दिया, वो सारा डेटा रिट्रीव हो गया, तो उसमें बहुत सारी चीजें हो रही होती है, बताएंगे कभी, लेकिन फिर बताएंगे आगे सिक्योरिटी के हवाले से ना, जब हम आएंगे ना तब कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत आएंगे एसक्यूएल इंजेक्शन वाली चीज तो बताएंगे। उसके अलावा हमने एसक्यूएल देख लिया। अगला डेटाबेस कौन सा हमारे पास, ये वाला डेटाबेस हम फिलहाल के लिए नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बस मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूं कि डेटाबेसेस क्या होते हैं। इन डेटाबेस का काम क्या होता है, एसक्यूएल वाले डेटाबेस के अंदर डेटा, अच्छा यार आपको की बहुत आवाज आ रही है साइड से, ये फीमेल साइड से, ठीक है। एसक्यूएल के अंदर क्या था कि हम डेटा कौन सी फॉर्म के अंदर स्टोर करवा रहे होते थे, टेबल्स की फॉर्म में। लेकिन नॉन रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हम डेटा कौन सी फॉर्म में स्टोर करवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म, इसके अंदर सेव कराते हैं डॉक्यूमेंट्स। आपने किसी ने फायरबेस सुपरबेस यूज किया कभी, क्या होगा, फायरबेस में जब आप जाते हैं वहां पर भी आपको क्या मिलती है, डॉक्यूमेंट्स। आप अपने डेटाबेस क्रिएट करते हैं और डेटाबेस के अंदर आप क्या बना रहे हो, अपनी कलेक्शंस। उस कलेक्शंस के अंदर जो आपका डेटा जाता है वो कौन सी फॉर्म में जाता है, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में। इसको हम बनाएंगे, इसके ऊपर इतनी डिस्कशन नहीं करें क्योंकि हमने पढ़ना ही नहीं है। और उसके अलावा हम लास्ट टाइम इस डेटाबेस के ऊपर भी डिस्कशन कर चुके हैं। इसका काम क्या है, वेक्टर डीबी। वेक्टर डीबी का काम क्या होता है, एम्बेडिंग्स को बिफोर लगाना। और वेक्टर डीबी चलता है किस तरह, क्या सर्च कर रहा होता है वो, नंबर्स। नंबर सर्च करना है, जब जो भी आपकी क्वेरी है उसके हिसाब से जो भी रेलिवेंट नंबर है। एम्बेडिंग्स क्या होती है, आप अपने टेक्स्ट को किसके अंदर स्टोर कर देते हो, नंबर्स के अंदर। तो क्या है, जब आप वेक्टर डेटाबेस के अंदर नंबर दे तो क्या करता है, वेक्टर डेटाबेस नंबर्स को बहुत फास्ट क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है। ये वाला काम कौन नहीं कर सकता आपके लिए, एसक्यूएल। तो जब भी आपकी वाली अप्रोच होगी आप किसकी तरफ जाएंगे, वेक्टर डीबी। अभी डेटाबेस हमने डिस्कस कर लिया, हमने डीबीएमएस भी डिस्कस कर लिया। अब अगली चीज हमारे पास है कि अब जब भी, मैंने आपको कहा कि अभी हम क्लाइंट से डायरेक्ट डेटाबेस से बात नहीं करते। तो जब हम क्लाइंट से डायरेक्ट डेटाबेस से बात नहीं करते तो बीच में क्या आता है हमारे पास, क्या था हमारे पास, ये क्या आ गया हमारे पास, सर्वर। अभी सर्वर क्या होता है, ये आया कि क्लाइंट अब किससे बात करेगा, सर्वर से। और डेटाबेस से किससे, जो हमारे पास डेटाबेस से कम्युनिकेशन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, सर्वर। डेटा किसके पास आता है, सर्वर के पास। अगर क्लाइंट को चाहिए, क्लाइंट को चाहिए, क्लाइंट किससे कम्युनिकेट करेगा, सर्वर से। अगर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट देख लूं, क्या क्लाइंट डायरेक्ट सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है, क्या क्लाइंट डायरेक्ट सर्वर से कम्युनिकेशन कर सकता है, नहीं कर सकता। कितने लोग कह रहे हैं कि क्लाइंट और सर्वर आपस में बात डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्लाइंट डायरेक्ट सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कितने लोग कह रहे हैं, वो कितने लोग कह रहे हैं नहीं, क्लाइंट सर्वर से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते, 1 2
आहिस्ता आहिस्ता। तो मुझे बताएं, जिन लोगों ने हाथ उठाए, क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन के बीच में कौन होता है? क्या होती है? एपीआई। एपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हमने ये देखा था, नेक्स्ट जेएस के अंदर भी पढ़ा था कि बीच में क्या होती है? एपीआई। अब मुझे ये बताया कि एपीआई होती क्या है? कौन कौन ऐसे लोग हैं जो एपीआई यहाँ पर आके समझा सके? अंदर सवाल हो गया ना, अंदर आ गया। ठीक है, एपीआई कौन समझाएगा? अलीमा। बस आपने ये बताना है कि हमारे पास एपीआई का यूज केस क्या होता है और एपीआई का काम क्या है। आ जाए। बेसिकली एपीआई जो है हमारे पास एक जो है रिस्पॉन्स जो है देने के लिए, जो हमारा जैसे हमारे चैटबॉट वगैरह है और जो हमारी वेबसाइट्स वगैरह है उसको रिस्पॉन्स गेट करने के लिए जो है ना एक तरीका है कि एपीआई के जरिए आप जो है रिस्पॉन्स दे सकते हैं। उसका यूज केस का अगर मैं बात करूँ तो यूज केस इसका यही है कि एपीआई हम जो है अपने रिस्पॉन्स वगैरह गेट करने के लिए जो है यूज करते हैं। जस्ट लाइक आपने जो है अपनी कोई, जैसे हमने हमने बुक बनाई थी, ठीक है। अब बुक के अंदर हमारे पास जो है बहुत सारा डेटा था। अब उस डेटा को जो है हम स्टोर किस तरीके से कर सकते हैं ना, हम अब हमें तो हम कोई डेटा, जैसे डेटाबेस वगैरह हम यूज करते हैं तो डेटाबेस को डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें जो है किसी को कनेक्ट करना होता है। तो उस पॉइंट में क्या करते हैं, हम जो है एपीआई की जो है कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एपीआई के जरिए क्या होता है, हमारे पास जो है डेटा गेट हो रहा होता है, तो इसी तरीके से एपीआई की बात करती है। तो यहाँ आके ना बोलना मुश्किल काम है, थोड़ा जोर से बजा दें, कुछ नहीं जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो हमने क्या देखा? एपीआई जो मुझे अभी तक समझ आ रहा है कि क्लाइंट सर्वर आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बीच में क्या है? एपीआई। अब एपीआई क्या होती है? नेक्स्ट जेएस में हमने आपको पढ़ाया था कि हम, सबसे पहले मुझे ये बताएं, हमारे पास डिफरेंट टाइप की एपीआई होती है। हम जो एपीआई की बात कर रहे हैं वो कौन सी एपीआई कहलाती है? रेस्ट एपीआई। कौन सी एपीआई बना रहे होते हो? रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई किस चीज को फॉलो कर रही होती है? कौन सा प्रोटोकॉल? एचटीटीपी प्रोटोकॉल। रेस्ट एपीआई कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करती है? एचटीटीपी प्रोटोकॉल। और उस एचटीटीपी के प्रोटोकॉल के अंदर काफी सारे मेथड्स होते हैं। मेथड कौन कौन से होते हैं? गेट, उसके अलावा पोस्ट, उसके अलावा डिलीट, उसके अलावा पोर्ट, उसके अलावा फैच। ये 5 मेन थे। उसके अलावा भी होते हैं हेड और ऑप्शन, उसको हमें डिस्कस करने की फिलहाल नीड नहीं है, लेकिन 5 मेथड्स आप लोगों को याद होने चाहिए। कौन कौन से? दोबारा से, गेट, उसके अलावा पोस्ट, डिलीट, पुट और फैच। ये किसके मेथड है? एचटीटीपी। और एचटीटीपी को कौन यूज कर रहा है? हमारी रेस्ट एपीआई। हम जो एपीआई बना रहे होंगे अभी 5 एपीआई डिजाइन, हम कौन सी एपीआई डिजाइन कर रहे होंगे? रेस्ट एपीआई। अब मैंने आपको ये कहा कि कभी भी डायरेक्ट क्लाइंट और सर्वर आपस में बात नहीं कर सकते, तो बीच में क्या है हमारे पास? एपीआई। तो क्लाइंट हमेशा एपीआई के ऊपर क्या करता है? क्लाइंट हमेशा एपीआई के ऊपर क्या करता है? रिक्वेस्ट। क्या करता है? रिक्वेस्ट। और ये एपीआई जाके किससे बात करती है? फिर हमारे, फिर ये बात करती है हमारे सर्वर से। अगर हम इसे कॉपी कर लें और यहाँ पर भी आए, ये क्या गई यहाँ पर? रिक्वेस्ट। अब हमें सर्वर क्या देता है? सर्वर क्या देता है हमें? हमने क्लाइंट से रिक्वेस्ट की एपीआई के थ्रू, एपीआई पे हमें रिटर्न क्या करती है? रिस्पॉन्स। एपीआई में क्या देती है? रिस्पॉन्स। तो अगर मैं यहाँ पर आया, मुझे बताएं क्या सर्वर, सर्वर अब जो रिस्पॉन्स देगा क्या वो डायरेक्ट क्लाइंट को दे देगा? मैंने क्लाइंट से सर्वर से कम्युनिकेट किस तरह किया कि एपीआई सर्वर पे गया और डेटाबेस से कम्युनिकेट कौन कर रहा है? मेरा सर्वर। लेकिन मुझे पता है जो मुझे सर्वर रिस्पॉन्स देगा क्या वो क्लाइंट को डायरेक्ट दे देगा? वो डायरेक्ट किसको देगा? वो भी रिस्पॉन्स किसको देगा? यहाँ पर एपीआई को। एपीआई क्या करेगी? यहाँ पर हमारे पास ये वाला रिस्पॉन्स देगी और सर्वर हमें क्या रिटर्न कर रहा होता है? सर्वर हमें क्या देते हैं? रिस्पॉन्स। इस
इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छी डायग्राम है, आप लोगों को ये सारी साइकिल समझ आ जाएगी। आप यहाँ पर आए, मैंने शायद पहले भी दिखाई हुई है, रेस्टोरेंट API, ये ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को बस थोड़ी देर के लिए देख लें, आपको सारा ही वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या API नजर नहीं आया? ये है API, ये है फ्रंट एंड, और ये ऊपर वाला क्या है? अब इस डायग्राम को देखिए, कुछ समझ आ रहे हैं? सर्च कर लेते हैं। आप लोग रेस्टोरेंट गए, आप लोग क्या हो? क्लाइंट। क्या आप कभी डायरेक्ट किचन में गए, आपने शेफ को बोला यार आज बिरयानी बना दे? क्या कभी ऐसा हुआ? आप डायरेक्ट, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्ट शेफ को जाके ऑर्डर दो कि आज हमने ये खाना है, आप हमारे लिए ये बना दो। तो चले फर्ज कर लेते हैं किसी केस में शेफ मान भी गए, तो क्या ऐसा होता है कि शेफ ही आपके लिए लेकर आ रहा होगा? बीच में क्या होती है हमेशा ही? बीच में रेस्टोरेंट में क्या होता है? बीच में वेटर्स। आप जब भी क्लाइंट बन के किसी भी रेस्टोरेंट का, आपका ऑर्डर मान लेगा वेटर। आपने वेटर से क्या की? रिक्वेस्ट। आपकी रिक्वेस्ट लेके वो वेटर कहाँ गया? किचन के अंदर। कहाँ गया? किचन के अंदर। अब मुझे बताएं, जब उसने, किचन वाले ने वो काम कर दिया, वो रिस्पॉन्स का डायरेक्ट आपके टेबल पर आके खुद देगा? अभी भी नहीं। वो रिस्पॉन्स किसको देगा? डायरेक्ट वेटर को। वही वेटर फिर आपके लिए क्या लेकर आ रहा होगा यहाँ पर? तो बीच में क्या है? हमेशा API, क्लाइंट सर्वर आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्लाइंट्स आप लोग क्या कर रहे होंगे? रिक्वेस्ट, और API आपको क्या दे रही होगी? रिस्पॉन्स। ये आपकी ठीक है। और तो हम जो फास्ट API बनाना सीख रहे होंगे, वो क्या बनाएंगे? फास्ट API में हम बिल्ड करेंगे सर्वर, और उस सर्वर के अंदर हम क्या बना रहे होंगे? अपनी APIs। और APIs कितने टाइप की होती है? अभी मैंने आपको बताया, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट और फैच। देख नेक्स्ट में हमने शायद आप लोगों को API पढ़ाई है ना? पहले भी कुछ बेसिक्स API तो बनाना सिखाई है, ठीक है? तो ये डायग्राम्स क्लियर है? अभी तक जितनी थ्योरी हमने पढ़ी समझ आई? क्योंकि अब हम थ्योरी से बाहर निकल के हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो आप लोगों को कम से कम ये वाले कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। और हम डेटाबेस कौन से यूज करें? मैंने आपको अभी बताया, हम SQL डेटाबेस यूज करेंगे। चलो गया का ठीक है मेरा, हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे होंगे? SQL। और इसके अंदर भी किसकी सर्विस यूज करेंगे? नियॉन। और हमारे पास SQL के अंदर डेटा कौन सी फॉर्म के अंदर स्टोर होता है? टेबल्स की फॉर्म, ठीक है? तो एक काम करते हैं, ये जितना हमने पढ़ा, 3 तरह के डेटाबेस, वेक्टर डेटाबेस, SQL और नो रिलेशनल, एक मिनट बस। उसके अलावा क्लाइंट सर्वर डेटाबेस, ये कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं? डेटाबेस क्या होता है? DBMS क्या होता है? क्लाइंट सर्वर आपस में बात किस तरह करते हैं? तो ये सारी चीजें बराबर वाले को समझाएं। इंप्लीमेंट करने से पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। प्रिज्मा एक ORM है, इसी तरह प्रिज्मा है, हमारे पास ड्रिजल है, इसी तरह टाइप ORM है। ये क्या करते हैं कि जब भी आप SQL के अंदर डेटा ऐड करो, आप उसकी टाइप बना रहे हो, हमें उसकी नीड नहीं है, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं उसकी जगह? अभी बताया SQL, ठीक है? ये क्लाइंट साइड को बताया प्रिज्मा, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें बराबर को समझाए, फिर हम 5-10 मिनट बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे।